Good morning, everyone. Welcome back to the classes on MCQs on financial derivatives. Now we are going to resume with where we left in the last class. So we did up till question number 83. Time to move on, and please pay attention on the next one. Now the next question that we are taking up today is number 84. Right now, please look at question number 84. What is it saying? Statement for you. The main advantage of using options on future contracts rather than future contracts themselves is that. तो आपसे पूछा जा रहा है एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑप्शंस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ यू गॉट फोर ऑल्टरनेटिव्स. इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कंट्रोल्ड. सेकंड में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कंट्रोल्ड. थर्ड में नॉट कंट्रोल्ड. तो सबसे पहली बात तो यह है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कंट्रोल्ड. आंसर तो फर्स्ट या सेकंड में से ही होगा कि एक एडवांटेज जो होती है ऑप्शंस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर कि इंटरेस्ट रेट रिस्क वो तो कंट्रोल कर लिया जाता है. साथ ही साथ ऑप्शंस में यू हैव दिस पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स. सो द फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है उसमें बताया जा रहा है कि इट रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस. नो, यू स्टिल हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स. तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में यू लूज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स, बट ओवर हियर द मेन बेनिफिट इज दैट इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कंट्रोल्ड एंड मोर ओवर द possibility of gains is preserved. That is the advantage of using options on future contracts. तो ये पॉइंट याद रखना है आपको. मूविंग ऑन टू नंबर 85. The main reason to buy an option on a futures contract rather than the futures contract is to reduce transaction cost, to preserve the possibility of gains, to limit losses, to remove the possibility of gains. Now fourth is absolutely vague. कोई भी अपनी possibility of gains को remove नहीं करना चाहेगा. While the best answer जो अभी 84th क्वेश्चन में भी किया था, it preserves the possibility of gains, right? तो ये एक तरह से पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड ही है. वहां भी यही पूछा जा रहा था. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑप्शंस, अगेन ओवर हियर द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइंग टू बाय एन ऑप्शन. व्हाई डू वी बाय एन ऑप्शन ऑन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? टू प्रिजर्व द पॉसिबिलिटी फॉर गेन्स. नंबर 86. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हेजिंग विथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट as compared to options on future contracts is that. ये अब आपसे डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है, तो ये 84th क्वेश्चन का ही ऑपोजिट है. जो इसका एडवांटेज था वही यहां पर डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज ऑफ हेजिंग विद फ्यूचर्स इज दैट इट रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स, राइट? तो हेजिंग करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स से तो दोनों ही एस्पेक्ट कवर होते हैं. इट रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस एंड इट ऑल्सो रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स. दोनों ही चीजें हो जाती हैं. तो लॉसेस को हटाना तो चलो अच्छी बात है, लॉसेस को लिमिट करना, लेकिन जो डिसएडवांटेज होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के हेजिंग के साथ, इट रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स. ये आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ रिकैप कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से जब आप हेजिंग करते हैं तो इट लिमिट द लॉसेस और इट रिमूव द लॉसेस, but it also remove the possibility of gains. ये इसका साइड इफेक्ट है. यही टर्म लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर हमने मेंशन किया था, that it also removes the possibility of gains, right? तो यही एडवांटेज ऑप्शंस का कि इंटरेस्ट रेट रिस्क कंट्रोल हो जाता है. रिस्क इज कंट्रोल्ड बट द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स इज प्रिजर्व्ड इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. While if you are hedging it with futures, तो it removes the possibility of gains. तो ये अब तक याद हो गया होगा आपको. Number 87. It says that if a bank manager wants to protect the bank against losses that would be incurred on its portfolio of treasury securities,
should interest rate rise, he could buy put option, buy call option, sell put, sell call. No, remember this thing. ये रिलेशनशिप आपको हमने लास्ट क्लासेस में भी समझाई थी. Whenever interest rate rise, जब भी इंटरेस्ट रेट राइज करती है, the asset prices or the future prices, you know, they goes down. तो आपको ये मालूम है कि इंटरेस्ट रेट राइज कर रही है तो क्या होगा, एसेट प्राइस वुड गो डाउन. और अगर वो आपको पता है कि प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, तब आपको क्या करना है, यू हैव टू बाय द पुट ऑप्शन, क्योंकि पुट ऑप्शन गिव्स यू द राइट टू सेल. जब किसी भी शेयर की प्राइस गिरती है तब आपको हमेशा सेल करना चाहिए और आगे चलकर लोअर प्राइस पे उसको बाय बैक कर लेना चाहिए. तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगी और ये रिलेशनशिप्स बताइए आपको. इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा सा और याद दिलाते हैं, इंटरेस्ट रेट गिरती हैं तो एसेट प्राइसेस दे गो अप, लेकिन यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो राइज कर रही है. व्हेन दे आर राइजिंग द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन. और जब भी कभी फ्यूचर्स की, एसेट्स की प्राइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइसेस दे विल गो डाउन, देन यू शुड ऑलवेज हैव द राइट टू सेल. और राइट टू सेल हमें किससे मिलेगा, व्हेन यू बाय पुट ऑप्शंस. तो जब भी आप पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे यू विल अर्न द राइट टू सेल. और वो क्यों आपको अर्न करना है राइट टू सेल, बिकॉज व्हेनेवर द इंटरेस्ट रेट राइज द एसेट प्राइस विल फॉल. और जब भी प्राइसेस गिरेंगी तो आपको हमेशा वहां पर माल को बेचना चाहिए, राइट. आपको पता है प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, यू हैव टू सेल. एंड व्हेन द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, कौन सी, एसेट की, स्टॉक प्राइसेस, यू नो, इफ स्टॉक प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो अप देन यू शुड ऑलवेज बाय. लेकिन यहां पर इंटरेस्ट रेट राइज कर रहे हैं, राइज करेंगे तो स्टॉक प्राइसेस, फ्यूचर प्राइसेस, दे आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन. ये एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है जो काफी डिटेल में पिछली क्लासेस में आपको समझाई भी थी. आज एक रिकैप भी हो गया कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगी योर प्राइसेस विल गो डाउन, और जब भी दे विल गो डाउन, दे आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, यू हैव टू सेल. और सेल का राइट कहां से मिलेगा, व्हेनेवर यू बाय पुट ऑप्शंस ऑन फाइनेंशियल फ्यूचर्स, राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हेजिंग बाय बाइंग एन ऑप्शन. तो हेजिंग बाय बाइंग एन ऑप्शन लिमिट्स लॉसेस. जब भी आप हेज करते हैं ऑप्शन से, योर लॉसेस आर ऑलवेज लिमिटेड. ऑल्दो गेन्स आपके अच्छे होते हैं, फ्यूचर्स से तो आपके गेन्स की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है जब फ्यूचर्स से आप हेजिंग करते हैं. लेकिन ऑप्शंस हेजिंग का ये बेनिफिट होता है कि द लॉसेस आर लिमिटेड बट यू नो द गेन्स आर वेरी ह्यूज. तो बाकी सारी ऑप्शंस तो गलत हैं, बट द लॉसेस आर लिमिटेड बाय हेजिंग विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्शन. नंबर 89, ऑल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, प्रीमियम ऑन ऑप्शंस विल इंक्रीज व्हेन द. तो प्रीमियम कब इंक्रीज करता है, एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीजेस, वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट फॉल्स, टर्म टू मैच्योरिटी इंक्रीजेस. तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट नंबर सी, जैसे जैसे वो टर्म टू मैच्योरिटी जब भी वो इंक्रीज होता है तो प्रीमियम भी इंक्रीज होगा. एक प्रीमियम जो होता है, वोलेटिलिटी फॉल्स नहीं है. वोलेटिलिटी अगर इंक्रीज होगी, किसी भी स्टॉक की वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई तो आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा, राइट. टाइम ऑफ मैच्योरिटी इंक्रीज होगा, टाइम ऑफ एक्सपायरी तो भी प्रीमियम इंक्रीज होगा. ये फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने की. वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो भी प्रीमियम बढ़ता है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी इंक्रीज होगा तो भी प्रीमियम बढ़ेगा, स्पॉट प्राइसेस गो अप तो भी प्रीमियम इंक्रीज होगा, राइट. सो व्हेनेवर योर टर्म ऑफ मैच्योरिटी इंक्रीजेस then your premium increases. So we have the right answer for 89. Next, for 90, all other things held constant, premium on call options will increase when. तो premium on call options वो increase करता है when exercise price falls, volatility of the underlying asset falls. volatility अगर कम हो गई तो premium कम होगा, premium increase नहीं होगा.
टर्म टू मैच्योरिटी डिक्रीजेज, अगर टर्म डिक्रीज हुआ तो फिर प्राइस भी, प्रीमियम भी डिक्रीज होगा. फ्यूचर्स प्राइस इंक्रीजेस, फ्यूचर्स से कोई लेना देना नहीं है. सो वी हैव ओनली वन ऑल्टरनेटिव लेफ्ट, दैट इज व्हेनेवर एक्सरसाइज प्राइस फॉल्स. तो एक्सरसाइज प्राइस ऑब्वियसली कम हो गई तो आपका प्रीमियम कॉल ऑप्शंस के ऊपर इंक्रीज हो जाता है. राइट. सो वोलेटिलिटी याद रखिएगा, इंक्रीज होनी चाहिए तो प्रीमियम बढ़ेगा, फॉल्स में नहीं. कम हो जाएगी तो प्रीमियम भी इट इज गोइंग टू डिक्रीज. टर्म टू मैच्योरिटी डिक्रीज होगी, अगेन आपको बताया टाइम ऑफ मैच्योरिटी इंक्रीज होगा तो प्रीमियम बढ़ेगा. अगर टर्म ऑफ मैच्योरिटी डिक्रीज होगी तो फिर प्रीमियम भी डिक्रीज हो जाएगा. तो आपको ध्यान रखना है, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के प्राइस ऑन कॉल ऑप्शंस इंक्रीज व्हेनेवर द एक्सरसाइज प्राइस डिक्रीज. नंबर 91, what is it saying? An increase in the exercise price. अगर एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज हो गई, ऑल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, विल ऑब्वियसली क्या करेगी, ये तो आप लोगों को अब तक पता ही लग गया होगा, द एक्सरसाइज प्राइस विल डिक्रीज. ये अभी बताया था आपको, ध्यान दो इस क्वेश्चन के लिए, आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करना पड़ेगा. प्रीमियम इंक्रीज हुआ पिछले क्वेश्चन में, प्रीमियम इंक्रीज कब, व्हेन एक्सरसाइज प्राइस फॉल्स. एक्सरसाइज प्राइस कम हो गई, प्रीमियम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. लेकिन जब एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज हो गई तो प्रीमियम पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज हो गई तो प्रीमियम विल डिक्रीज. क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि एक्सरसाइज प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच में डिफरेंस कम होता जाएगा, योर प्रीमियम विल डिक्रीज. तो 90 और 91 दोनों रिलेटेड हैं. अगर कॉल ऑप्शंस पे प्रीमियम बढ़ेगा, एक्सरसाइज प्राइस विल फॉल. राइट, एक्सरसाइज प्राइस फॉल्स, द प्रीमियम विल इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा, अगर एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज हो गई तो प्रीमियम विल डिक्रीज. और देखो नंबर 92, ऑल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, प्रीमियम ऑन ऑप्शंस विल इंक्रीज. प्रीमियम क्यों इंक्रीज होगा, व्हेन द एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीजेस. नहीं, एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज होगी तो आपने देखा भी प्रीमियम तो फॉल होगा. वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इंक्रीजेस, वो आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले कि वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो प्रीमियम इंक्रीज होगा. वोलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक प्राइसेस, व्हेनेवर दे इंक्रीज द प्रीमियम विल इंक्रीज. टर्म टू मैच्योरिटी डिक्रीज होगी तो प्रीमियम तो कम ही होगा, फ्यूचर्स से तो कोई लेना देना नहीं है. एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज होगी तो भी प्रीमियम डिक्रीज होगा. सो वी हैव ओनली वन राइट ऑप्शन, दैट इज वोलेटिलिटी इंक्रीजेस, द प्रीमियम विल इंक्रीज. नंबर 93, एन इंक्रीज इन द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रीमियम. वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई तो याद रखना है कि प्रीमियम भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं, वोलेटिलिटी के ऊपर वो बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा. टाइम ऑफ मैच्योरिटी इंक्रीजेस, द प्रीमियम विल इंक्रीज. तो एक तरह से ये ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट्स ही आप लोग सीखते जा रहे हैं. नेक्स्ट नंबर 94, अ टूल फॉर मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट दैट रिक्वायर्स एक्सचेंज ऑफ पेमेंट स्ट्रीम्स. जब भी ये एक्सचेंज आ जाए तो ध्यान रखिएगा, यहां पर केवल एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेफर किया जा रहा है, दैट इज स्वैप. स्वैप basically are those financial instruments where exchange of payment streams take place. swap का मतलब ही होता है exchange. तो exchange of interest rates, exchange of payment streams, exchange of currency, they take place in swaps. Number 95, a financial contract that obligates one party to exchange a set of payments it owns for another set of payments owned by another party is called a swap. ये भी आपको मतलब समझाया ही था. तो swap जब भी कभी exchange हो रहा होगा, exchange of interest rates, exchange of currencies, exchange of cash inflows, exchange of payments, that means we are talking about swaps. राइट करने के चक्कर में swap ही रेज हो गया, मतलब स्ट्राइक हो गया. तो must remember whenever there is an exchange of payments is done, it is referred as swap. Next,
Number 96. Now, what is 96 saying? 96 is question number 96 is saying a swap that involves the exchange of a set of payments in one currency. जब भी करेंसी की बात होगी तो वो सीधा ही करेंसी स्वैप होता है, याद रखिएगा। करेंसी का एक्सचेंज होगा करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट का होगा तो इंटरेस्ट रेट स्वैप होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 97, a swap that involves the exchange of one set of interest payments is called as interest rate swaps। और एक इसमें swaptions आप टर्म देख रहे हैं, swaptions बेसिकली अभी यहां पर कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर भी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ swap and options, right? One of the recent discoveries in financial derivatives, swaptions, it's a combination of swap and options। तो कभी आ जाए MCQs में तो एक MCQ की हेल्प से हम और एक दो को कवर करते हुए चलते हैं। बट रिमेंबर, करेंसी का एक्सचेंज होगा, इट इज करेंसी स्वैप। इंटरेस्ट रेट का होगा तो वो इंटरेस्ट रेट स्वैप है। नंबर 98 इज सेइंग अ फर्म दैट सेल्स गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज ऑन अ रेगुलर बेसिस कैन अवॉइड एक्सचेंज रेट रिस्क बाय बाइंग स्टॉक ऑप्शंस, selling puts on financial futures, selling a foreign exchange swap, buying swaptions। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर इज सी। अगर फर्म गुड्स को सेल कर रही है टू फॉरेन कंट्रीज ऑन अ रेगुलर बेसिस तो इट कैन अवॉइड एक्सचेंज रेट रिस्क। तो एक्सचेंज रेट रिस्क को कैसे अवॉइड किया जाता है? आप गुड्स तो बेच ही रहे हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज स्वैप को सेल कर दीजिए। सेल करते ही क्या होगा, जब आपने फॉरेन एक्सचेंज स्वैप को सेल किया तो आपके पास एक तरह का शील्ड आ जाता है टू अवॉइड द एक्सचेंज रेट रिस्क, बिकॉज यू आर सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। तो आपके पास जब आप गुड्स सेल करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, राइट? लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में जो रिस्क इन्वॉल्व होगा उसके फ्लक्चुएशन में, नीचे या ऊपर जाने में, वो रिस्क कवर हो सकता है इफ यू आर सेलिंग अ फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। तो फॉरेन एक्सचेंज स्वैप को सेल कर दीजिए तो आपका जो फॉरेन करेंसी रिस्क है वो खत्म हो जाएगा। द मनी यू आर गोइंग टू रिसीव, राइट, इन एज फार एज फॉरेन करेंसी कंसर्न, वो जो रिस्क है वो हेज हो जाता है बाय सेलिंग अ फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। नेक्स्ट, नंबर 99। Now 99 says the most common type of interest rate swap is plain vanilla swap। ये basic swap, swaption, notional, ordinary, right? इन सबसे ज़्यादा जो common है that is plain vanilla swap। Now what is a plain vanilla swap? It is an interest rate swap where two parties they generally agree to exchange interest rate payments for a certain period। इंटरेस्ट रेट स्वैप है ये प्लेन वनीला स्वैप, एंड दो देयर आर टू पार्टीज, यू नो, दे एग्री टू एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ पर, राइट? That is a plain vanilla swap. It's a simple interest rate swap where two parties generally they agree to exchange interest rate payments and it is done for a certain period। ये unlimited time के लिए नहीं होता है, like options and futures, it is always for a certain period। Number 100, if Second National Bank has more rate sensitive assets then rate sensitive liabilities, it can reduce interest rate risk with a swap that requires Second National to pay। अब यहाँ पर चार ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप ये ध्यान रखना। पहले तो रेट सेंसिटिव एसेट्स हैं और आपको रिड्यूस करना है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? when you receive fixed rate while paying floating rate, right? आपको लग रहा है क्योंकि आपके एसेट्स हैं, right?
और आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क को रिड्यूस करना है। जो आपके एसेट्स हैं वो रेट सेंसिटिव्स हैं, मतलब जो आपके एसेट्स हैं, द एसेट्स माइट बी यू नो वेरियस स्टॉक्स ऑल्सो, कि जो रेट सेंसिटिव हैं, कि जो रेट्स होती हैं उनके इफ दे इंक्रीज और इफ दे डिक्रीज देन द एसेट्स यू नो दे इंक्रीज और डिक्रीज टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट। तो आपको अपने एसेट्स जो रेट सेंसिटिव हैं रिड्यूस करना है इंटरेस्ट रेट रिस्क को, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? इट रिक्वायर्स सेकंड नेशनल टू रिसीव फिक्स्ड रेट while you pay a floating rate। बोथ रिसीव एंड पे फिक्स्ड रेट नहीं होगा, दोनों ही फिक्स्ड हो गए तब तो आपका वो जो रिस्क है वो कवर ही नहीं होगा। बोथ रिसीव एंड पे फ्लोटिंग रेट भी नहीं, दोनों चीजें नहीं होंगी। आप रिसीव तो करना चाहिए आपको फिक्स्ड रेट, पे नहीं करना है, राइट? क्योंकि आपके जो एसेट्स हैं दे आर वेरी रेट सेंसिटिव। लाइबिलिटीज के अंदर तो आप पे करते हैं, राइट? तो अगर रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज होती देन यू वुड हैव गॉन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है वो समझिएगा। इफ अ बैंक हैज मोर रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज देन रेट सेंसिटिव एसेट्स, इट कैन रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क विद अ स्वैप दैट रिक्वायर्स द सेकंड नेशनल बैंक टू पे फिक्स्ड रेट। अगर आपकी रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज हैं तो आपको फिर पे करना चाहिए फिक्स्ड रेट में। यू हैव टू रिसीव यू नो यूजिंग फ्लोटिंग रेट। लाइबिलिटीज का मतलब है यू हैव टू पे। और अगर आपकी लाइबिलिटीज रेट सेंसिटिव है, मतलब रेट के बढ़ने पर जो वैल्यूज हैं लाइबिलिटीज की वो और बढ़ जाएंगी, तो आपको उस केस में अगर आपके पास लाइबिलिटीज रेट सेंसिटिव है, रेट सेंसिटिव मतलब द लाइबिलिटीज विच आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द रेट, कि रेट बढ़ेगी तो लाइबिलिटीज ऑब्वियसली बढ़ती चली जाएंगी। आपने लोन ले रखा है, अगर रेट हो गई 8% तो आपको फिर मान लीजिए आपने लोन ले रखा था 6% पर और वो हो गई अब 8%, तो अब आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो हायर रेट पर देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव अ रेट सेंसिटिव लाइबिलिटी। तो जब भी ऐसा हो, सिचुएशन अनसर्टेन हो, तो उस केस में यू कैन ऑलवेज पे यूजिंग फिक्स्ड रेट एंड यू कैन रिसीव यूजिंग फ्लोटिंग रेट, क्योंकि आपके रेट सेंसिटिव एसेट्स नहीं है ज्यादा, आपके पास ज्यादा है रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज। तो वो चीज आपको कंट्रोल करनी है और उसके लिए फिर आप यू कैन पे फिक्स्ड रेट। और अगर रेट सेंसिटिव एसेट्स हो तो यू कैन रिसीव फिक्स्ड रेट व्हाइल यू शुड पे यूजिंग अ फ्लोटिंग रेट, राइट? तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। 10 क्वेश्चन नंबर 100 और 102 को एक साथ पढ़िएगा। रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज हैं, यू हैव टू पे, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइबिलिटीज जो है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है रेट से, देन यू मस्ट पे इन अ फिक्स्ड रेट एंड यू मस्ट रिसीव यूजिंग फ्लोटिंग रेट। वो डबल डबल तो करना ही मत, बोथ रिसीव भी नहीं और बोथ पे भी नहीं। एक हमेशा आपका फिक्स में होना चाहिए और एक हमेशा फ्लोटिंग होना चाहिए, देन ओनली यू नो द स्वैप इज कंडक्टेड। स्वैप होता ही, अगर इफ एनी स्टूडेंट्स फाइंड एनी डाउट इन दिस, he or she should watch my full videos on swaps. There are 5-6 videos on swaps, तो वो देखिएगा। स्वैप के अंदर हमेशा फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट के बीच में वो स्वैप कंडक्ट किया जाता है। दोनों के पास फिक्स्ड रेट नहीं होती, दोनों पार्टीज के पास, ना ही दोनों का फ्लोटिंग होता है। एक पार्टी फिक्स्ड रेट पर तय करती है अपना, और दूसरा जो स्वैप अपना बनाती है वो बनाती है फ्लोटिंग रेट पर, राइट? तो एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग रेट होना जरूरी है, देन ओनली योर स्वैप कैन बी सक्सेसफुल। लेकिन ये याद रखना, रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज हो तो यू हैव टू पे यूजिंग फिक्स्ड रेट, रिसीव अपोजिट यानी फ्लोटिंग रेट पर होना चाहिए। फ्लोटिंग का मतलब है जो अप डाउन हो सकती है। लोन्स जो मिलते हैं जनरली फ्लोटिंग रेट्स पे भी मिलते हैं, तो फ्लोटिंग मतलब अगर 6% है तो आपकी इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली 6% हो जाएगी। अगर वो 7% हो गई तो आपका फिर जो लोन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा 7% पर। 8% हो गई तो फिर वो 8%, मतलब फ्लोटिंग का मतलब विच कीप्स ऑन मूविंग अप और डाउन, नीचे भी आ सकती है, कभी 5% भी हो सकती है। फिक्स्ड रेट में एज द नेम इज सजेस्टिंग वो फिक्स ही रहेगा। तो रेट सेंसिटिव एसेट्स हैं, यू पे फिक्स्ड रेट, सॉरी यू रिसीव फिक्स्ड रेट, लेकिन अगर रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज हैं तो आपको हमेशा पे करना चाहिए फिक्स्ड रेट पर, क्योंकि रेट बढ़ गई तो आपकी लाइबिलिटीज जो है ना वो ले डूबेंगी, वो लाइबिलिटीज पर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आपको पे करना मुश्किल हो जाएगा।
So whenever you have got rate sensitive liabilities, you should pay fixed rate and you should receive floating rate. और rate sensitive assets हैं, then there is no problem. तो आपकी rate sensitive liabilities से ज़्यादा हैं rate sensitive assets, तो आप floating rate पर पे कर सकते हैं, वहाँ पर risk is very less, right? 101 says that if a bank has more rate sensitive assets, तो ये रिवीजन ही करा देगा, अगर बैंक के पास more rate sensitive assets हैं, you know what should you do? It reduces interest rate risk by swapping rate sensitive income for fixed rate income. तो अगर कभी रेट सेंसिटिव एसेट ज्यादा हो तो आप हमेशा रेट सेंसिटिव इनकम को स्वैप कर सकते हैं बाय यूजिंग फिक्स्ड रेट इनकम, राइट? तो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है. सो स्वैप इज बेसिकली अ टेक्निकल टॉपिक, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट ये जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू शुड ऑलवेज वॉच द फुल कोर्स वीडियोस ऑन स्वैप्स, जिनमें हमने स्वैप की थ्योरी और एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल्स, केस स्टडी समझाई हुई हैं. स्वैप के फोल्डर में मिल जाएगा, तो आपको ये फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो ओवर हियर द मेजर क्वेश्चंस वर ऑन स्वैप्स, लेकिन आपने काफी सारी नई चीजें सीखी. प्लेन वनीला स्वैप क्या होता है, स्वैप्शन क्या होता है, राइट? एंड क्वेश्चंस ऑन करेंसी स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी के अंदर अगर एक्सचेंज होना है तो वो करेंसी स्वैप हो जाता है. इंटरेस्ट पेमेंट्स का अगर एक्सचेंज होगा तो वो इंटरेस्ट रेट स्वैप हो जाता है. स्वैप का मतलब ही याद रखिएगा, स्वैप बेसिकली इंडिकेट्स द एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोज और पेमेंट स्ट्रीम्स, right? Currencies. So that is the meaning of swaps, right? So we are going to stop over here today at question number 102, and we'll continue with some more interesting questions on financial derivatives in the next class.